हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है द ऑनलाइन क्लासेस। आइए हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं जिसकी हमने शुरुआत किया था, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी हमने शुरू किया था और उसमें सौरमंडल हमने या यूनिवर्स कह लीजिए शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ आपको बताया था कि यूनिवर्स के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, उत्पत्ति बताया था ब्रह्मांड का। उसके बाद से हमने बताया था आपको कि ये निर्माण जो हमारा सोलर सिस्टम का है वो क्या कैसे था और किसने कौन सी थियरी दिया था, ठीक है। और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज, और आज हम उन क्वेश्चन पे आएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और जैसे ही ये खत्म होगा यूनिवर्स से क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा स्क्रीन पे और उसके सॉल्यूशन आपको कमेंट में बताने होंगे, फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं सोलर सिस्टम में है कौन कौन। तो सबसे पहले है सूर्य जो हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। इसके बाद जो उससे सबसे नजदीक ग्रह है उसका नाम है बुध, इंग्लिश में इसको कहते हैं मरकरी। बुध के बाद जो दूसरा ग्रह है नजदीक वो है शुक्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वीनस। तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है जिसको कहा जाता है अर्थ। चौथे नंबर पे जो ग्रह है उसका नाम है मंगल, इंग्लिश में इसको कहा जाता है मार्स। इसके बाद से पांचवें नंबर पे है आपका बृहस्पति, सूर्य से दूरी के क्रम में, इसको कहते हैं जुपिटर। छठे नंबर सूर्य से दूरी पर है शनि, इसको हम कहते हैं सैटर्न। सातवें नंबर पे जो है ये है अरुण, इसको हम कहते हैं नेपच्यून, ठीक है। इसको कहते हैं यूरेनस, सॉरी, इसको कहते हैं यूरेनस, और वरुण इसको हम कहते हैं नेपच्यून। तो ये हमारे 8 ग्रह हैं सौरमंडल में जो हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो अगर इसकी पूछा जाए कि सीरीज क्या है, यानी सूर्य से दूरी में कौन कौन है, तो आप देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि हम हिंदी याद करेंगे इंग्लिश छोड़ देंगे। कभी कभी इंग्लिश वाला नाम हिंदी में लिख के देता है, तो इसलिए इसको याद करना होगा। आप छोटी से कह लीजिए कि फार्मूला कह लीजिए, नॉर्मली याद हो जाएगा आपको कि माई वेरी, ये हम लोग बचपन से एनसीईआरटी में पढ़ते आए हैं। माई वेरी एक्सीलेंट मम्मी जस्ट सर्व अस नूडल्स, ठीक है। माई वेरी एक्सीलेंट मम्मी जस्ट सर्व अस नूडल, इसको एक दो बार में आप याद कर लें। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून, ठीक है। तो माई वेरी एक्सीलेंट मम जस्ट सर्वस नूडल, ये सब क्वेश्चन है। अमूमन देखिए बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आंसर है मरकरी या बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर अमूमन। लेकिन आजकल नया ट्रेंड है क्वेश्चन का, क्वेश्चन बनाने में अब ये सीरीज दे देते हैं, ठीक है। तो सीरीज में पूछ सकता है कि भाई बताइए सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 4 जो ग्रह हैं वो व्यवस्थित हैं। तो ऐसे देगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध, या देगा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, या फिर इस तरीके से बीच के 3-4 निकाल के आपको दे देगा। तो इस तरीके से अगर याद रहेगा आपको तो बहुत आसानी से आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पूछता है कि भाई आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चन का, वो पूछता है कि भाई आकार के आधार पर बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ग्रहों के घटते हुए क्रम, ठीक है। तो आकार पूछा है, नहीं सबसे बड़ा कौन है उसके बता। आप जानते हैं सबसे बड़ा बृहस्पति, उसको याद नहीं करना है, ये एकदम याद रखना है, ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, ठीक। सवाल ये है कि दूसरा किसने, याद नहीं करना है आपको, सीधे सीधे हम कंसेप्ट से चलेंगे।
आप बता, देखिए मैं पूछूं आपसे कि ये क्या लिखा है, आप कहेंगे 2, मैं कहूंगा बस यही है दूसरे नंबर पे जिसका नाम है शनि। ठीक है, तो बृहस्पति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि। अब मैं पूछूं आपसे ये क्या लिखा है, आप कहेंगे 3, तो मैं कहूंगा ठीक है 3 आपने कहा, तो यही है अरुण जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट मैं पूछूं आपसे, आप 4 ऐसे बनाते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो कुछ मत करिए, थोड़ा इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिला दीजिए ऐसे, और यही है आपका वरुण, ये आपका हो जाएगा वरुण चौथे नंबर पे। मैं कहूं आपसे 5 कैसे बनाते हैं आप कहेंगे बिल्कुल हम ऐसे बनाते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल आप ऐसे ही बनाइए, बस इसका मिरर इमेज ले लीजिए, यानी इसको उलट दीजिए, तो ये 5 है उल्टा, तो आप 5 उल्टा बना दीजिए ऐसे, और इसी में लगा दीजिए आप पृथ्वी, तो 5वें नंबर पे आपको मिल जाएगा पृथ्वी। ठीक है, हम पूछे आपसे 6 कैसे लिखते हैं, आप कहेंगे ऐसे बिल्कुल लिखेंगे, तो सही है ये। इसको क्या करिए, टिल्ट कर दीजिए 90 डिग्री पे झुका दीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे झुका दिया तो ये हो गया शुक्र, 6ठे नंबर पे हो गया शुक्र। मैं पूछूं 7 आप कैसे लिखते हैं, आप कहेंगे हम ऐसे लिखते हैं, हम कहेंगे ठीक है, इसको बस ऐसे मिला दीजिए, और यही आपका ग्रह हुआ 7वां जिसका नाम है मंगल। ठीक है, और 8वां बच गया, आप उस 8 को जो ब लिखा है आप चाहे तो उसको 8 उसमें बना सकते हैं, जैसे ब है ऐसे आप इसको इमेजिन कर लीजिए कि हमने क्या किया है 8 बना लिया है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट याद रखिए बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। तो ये ग्रहों का घटता हुआ क्रम है इनके आकार की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखिएगा कि उसमें नंबर से आप ढूंढ लें। जैसे मैं कहा कि तीसरे सीरीज पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों का व्यवस्थित क्रम है। ठीक है, घटते हुए बढ़ते हुए कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी दिया रहेगा आप पहला लेटर देख के पकड़ लेंगे कि हाँ भैया उसमें क्या चीज है। अगर दिया है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है, तो हमने बताया था कि जो बुध है, जो शुक्र है ये 6ठे नंबर पे, पृथ्वी 5वें नंबर पे है, वरुण 4थे पे है, अरुण 3 पे है, बृहस्पति शनि 2 पे है। इस तरीके से जो है मंगल आपका 7 नंबर पे है, बुध जो है ये 8वां है, ये एकदम फिक्स है, और बृहस्पति पहले नंबर पे ये फिक्स। एकदम इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ये दोनों बीच वाला ये आजकल क्वेश्चन पूछता है और ये सीरीज पूछते हैं। अगर नेक्स्ट आपसे ये पूछ दिया जाए कि नहीं भाई द्रव्यमान के आधार पे बताइए, मास के आधार पे बताइए कि द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो द्रव्यमान के भी आधार पे पूछेगा, सेम सीरीज बनाइए, बस क्या करिए अरुण और वरुण को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दीजिए। ठीक, यानी अरुण जो है द्रव्यमान के आधार पे 4थे पे आएगा और वरुण जो है तीसरे नंबर पे आएगा, और ये आपका हो जाएगा पूरी की पूरी सीरीज। तो दोस्तों ये आपके सोलर सिस्टम जो मैंने बताया, ये ग्रह और इनके क्रम जरूर से याद रखिएगा, क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट आइए आप सबको अब मैं सितारों के बीच ले चलता हूं। तो आइए हुजूर, अब सितारे यानी सबसे नजदीक पृथ्वी से सितारा कौन सा है, आप कहेंगे कि सूर्य है, तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा वो होगा हमारा सूर्य यानी सन। कुछ जानते हैं, सबसे पहले हम सीधे आपको मुद्दे पे आएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। जैसे सूर्य क्या है भाई, तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, या पृथ्वी से जो सबसे चमकीला दिखाई देने वाला कोई वस्तु है तो वो क्या है, तो वो है तारा सूर्य, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा। ठीक है, या पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इसके बाद से पूछा जाता है इसके ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई, यानी ऊर्जा मिलती क्या है इससे, ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का जो स्रोत है वह है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बताया था आपको कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम के नाभिकों में बदल जाता है और उससे सूर्य को ऊर्जा मिलता है। तो हाइड्रोजन इसका स्रोत है सूर्य का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का सबसे बाहरी
बाहरी परत कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं जो आजकल फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों, जानते होंगे आप लोग, और उसको हम कहते हैं कोरोना। ठीक है, तो कोरोना यहीं से आया है, सूरज से। ठीक है, ऐसा है नहीं, वैसे कोरोना जो है किरीट कहते हैं। ठीक है, किरीट, किरीट देख लीजिएगा मात्रा, किरीट कहते हैं कोरोना या किरीट कहते हैं सूर्य के सबसे बाहरी परत को, जो कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस टाइम में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि बताइए कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है। ठीक है, तो सूर्य के बाद, सूर्य के बाद पृथ्वी से नजदीक तारा, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद दूसरे नंबर पे सबसे नजदीक स्थित तारा है। कह दे कि नहीं भैया, ये बताइए कि गैलेक्सी कौन सा है, दूसरा सबसे नजदीक कौन सा गैलेक्सी है, यानी कि हिंदी में कहें तो निहारिका। ठीक है, गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं, सॉरी मंदाकिनी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी। तो सूर्य के सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सा है, जो गैलेक्सी है सूर्य हमारे पृथ्वी के, तो उसका नाम क्या बता सकते हैं, यानी हम पृथ्वी कह लीजिए, पृथ्वी ले लीजिए, पृथ्वी से नजदीक दूसरा मंदाकिनी, यानी गैलेक्सी कौन सा है, बता सकते हैं कोई। चलिए, तो इसका कमेंट करके हमें बताइए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक दूसरा गैलेक्सी कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा सबसे नजदीक पृथ्वी से गैलेक्सी कौन सा, ये आपको हमें बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, नहीं आएगा तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, ये बार बार जिक्र होता रहेगा इसका, इस नाम का, कि पृथ्वी के बाद, पृथ्वी से जो दूसरा नजदीक है, नजदीक दूसरा जो मंदाकिनी, उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए बता ही देते हैं। ठीक है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा जो है ये दूसरा सबसे नजदीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगर सूर्य से कुछ और फैक्ट्स हैं जो बार बार जो आते रहते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, ऊर्जा का स्रोत, हाँ पूछ दे कि कौन सी प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया से जो है, प्रक्रिया से इसको ऊर्जा मिलती है, तो आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन है जो सबसे इसका जिस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य को ऊर्जा मिलती है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य का फैक्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि केपलर का नियम से क्वेश्चन पूछा गया था, यही देख लेते हैं सूर्य के पास ही क्या चीज है। तो दोस्तों, जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था केपलर का नियम से क्वेश्चन था, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। केपलर का नियम, ये क्वेश्चन कई बार आया, फिजिक्स से ये क्वेश्चन भी है। देखिए, कोई भी ग्रह होगा तो जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, मान लीजिए ये सूर्य है, इसका चक्र जो लगाता है वो वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार इसको बोलते हैं, इस पथ को फॉलो करता है। तो होगा क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ग्रह है, ये सूर्य है, तो एक बार ये ग्रह सूर्य के नजदीक होगा, एक बार सूर्य से दूर होगा, तो इस दूरी को, इसके बीच के दूरी को हम कहते हैं लघु अक्ष, माइनर एक्सिस, और इस दूरी को हम कहते हैं दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी ग्रह जो होगा, पृथ्वी ही देख लीजिए, तो सूर्य का चक्कर लगाती है ऐसे। ठीक है, तो इसको आप पढ़े भी होंगे कई बार आप लोग जो है, कि सूर्य का जो सबसे नजदीक होता है और एक दूर, सबसे ज्यादा दूर होता है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे उसको। ठीक, तो ये अभी फिलहाल केपलर का नियम जानते हैं। तो ये सबसे नजदीक है, ये सबसे दूर है, तो दीर्घ अक्ष को हमने मान लिया कि ये कैपिटल आर है।
और ये जो घूम रहा है यहाँ से चला और ये घूमते 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 यहाँ तक वापस फिर इस जगह पे आ गया। तो घूमने में इसके जितना समय लगेगा इसको हम कहेंगे इसका आवर्त काल, ठीक है, यानी टी, टाइम पीरियड इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना है, आवर्तकाल कितना है, कैपिटल टी, यानी कि जहां से चला था और उसके बाद वापस उस जगह पे घूम के आ गया, उसको हम कहेंगे आवर्तकाल। तो आवर्तकाल टी है, दीर्घ अक्ष आर है। तो केपलर ने कहा कि जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है तो जो उसका आवर्तकाल होता है टी, उसका वर्ग, इसका स्क्वायर, इसके दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि केपलर का नियम कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है कि जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है तो उस ग्रह का आवर्तकाल, ठीक है, का वर्ग उसके दीर्घ अक्ष, कहां से दीर्घ अक्ष लेंगे, तो सूर्य और उसके बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये केपलर का नियम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, हम अब ग्रह पे चलते हैं सीधे, डायरेक्ट, टाइम बिना वेस्ट किए, ठीक है। आइए हम एक एक ग्रह का अध्ययन थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले मैं वो लिखूंगा, कोई छूटता है पोर्शन तो बिल्कुल मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। जैसे मान लीजिए कि ब्लैक होल हो गया, व्हाइट होल हो गया, ठीक है, ये सब क्या चीजें हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, एग्जाम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसी दौरान आपको सारा उसका डिटेल बता देंगे। नेक्स्ट आते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा बुध, यानी कि मरकरी, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिएगा बुध मरकरी। आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे कि सवाल आता कहां से, क्वेश्चन आता क्या है इससे। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन इससे पूछेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आंसर आपको दे देना है, ठीक है, कि बुध होगा, सबसे छोटा ग्रह बुध होगा। दूसरी चीज, सूर्य का सबसे कम समय में एक चक्कर पूरा करने वाला, ठीक है, सूर्य का सबसे कम समय में एक चक्कर पूरा करता है। कितने दिन में करता है, सबसे कम समय में करता है, तो आंसर है 88, ये पृथ्वी का दिन, ठीक है। 88 पृथ्वी का दिन का मतलब क्या है, पृथ्वी का जो एक दिन होता है वो 24 आवर का होता है, 24 घंटे का होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो दिन होता है, दिन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए दिन क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई भी ग्रह है और इसको हम कहते हैं अक्ष। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य की किरणें निकलेंगी और इस पे पड़ेंगी, ठीक है। जिस भाग पे पड़ेंगी, इस भाग पे पड़ेंगी सूर्य की रोशनी, तो ये जो पोर्शन होगा ये यहाँ दिन होगा, उजाला होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, इस पोर्शन पे अंधेरा होगा, ठीक है। तो जहां उजाला होगा इसको हम कहते हैं कि भाई यहाँ दिन है, और यहाँ हम लोग कहते हैं कि यहाँ रात है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये जगह जहां सूरज की रोशनी है, घूमते 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 क्या होता है, ये वाला जहां अंधेरा पोर्शन था ये सामने आ जाता है, और ये क्या होता है, जो जहां दिन था वो घूमकर पीछे इसके आ जाता है और वहां रात हो जाती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि कोई चीज अपनी जगह पे, सपोज करिए कि मान लीजिए कि बॉटल ले लीजिए, मान लीजिए ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए ये एक्सिस है और सूरज की रोशनी ये पड़े, ये घूमते 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 क्या होगा, अब सूरज के विपरीत आ गया, पीछे आ गया, अब ये पोर्शन सामने आ गया, तो अब यहाँ दिन होगा और इधर रात होगा। फिर वापस ये घूमकर चला आया इसी जगह पे, अब यहाँ वापस फिर से वही समय हो गया, वही टाइम हो गया, वही सूरज है, वही दिन है। तो दिन और रात, यानी कि दिन भी है और फिर इसके पास रात है, तो ये घूमकर वापस इसी पे आ गया। तो इस
घूर्णन के दौरान वापस जिस स्थान से चला था, मान लीजिए यहाँ से चला और घूम के फिर वापस उस जगह पे आ गया, तो हम उसको कहेंगे एक दिन। और एक दिन जो है पृथ्वी को यानी घूमने में जो समय लगता है वो लगता है 24 दिन का, 24 आवर का। ठीक है, 24 आवर का एक दिन होता है। तो 24 घंटे में पृथ्वी वापस घूमकर उसी जगह आ जाती है जहां से वो चली थी, अपने अक्ष पे जिस जगह है उसी जगह घूम के। तो ये दिन हो गया। तो वहां जो इस मरकरी का घूमने का दिन है, वहां दिन इसके साल से भी बड़ा है, यानी वो इतना स्लो घूमता है कि उससे पहले वो सूरज का चक्कर लगा लेता है, लेकिन अभी अपने अक्ष पे पूरी तरीके से घूमकर वापस उसी स्थान पे नहीं आता है। और ये सभी ग्रहों के साथ है, तो इसलिए सबका अलग अलग याद रखना फिजिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, पृथ्वी को स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि 24 घंटे में एक दिन, उससे कंपेयर कर लेते हैं कि कितना दिन उसको लग रहा है करने में। तो उसको पृथ्वी का जो दिन है वो 88 दिन लगता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे जो फैक्ट पूछ सकता है, सवाल ये है कि देखिए क्या इसका वायुमंडल है कि नहीं। तो बहुत क्षीण वायुमंडल है, यानी बहुत कम है। कह सकते हैं कि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह जहां वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ऐसा ग्रह है जहां वायुमंडल नहीं है। एक एक और एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, जो नेक्स्ट है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, वायुमंडल को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये है कि बुध अगर नजदीक है सूर्य से तो जाहिर सी चीज है ये सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन आंसर है नहीं, सूर्य से नजदीक होते हुए भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो सवाल पूछा जा सकता है क्यों ऐसा है कि वो सूर्य से नजदीक है लेकिन गर्म नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों ये है कि वहां क्या नहीं है, तो वहां वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वायुमंडल के ना होने से वो गर्म होता तो है, लेकिन इससे ज्यादा एक जगह ऐसा एक ग्रह है जिसपे वायुमंडल के कारण इतनी रेडिएशन तो नहीं लेता है जितना मरकरी को मिलेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर होने के कारण वो टेम्परेचर यानी कि वो जो हीट है उसको ट्रैप कर देता है, रोक लेता है और मरकरी से ज्यादा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर उसका मरकरी से भी बढ़ जाता है। इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अब बाकी जो है इसके कुछ और फैक्ट्स हैं, पूछा जा सकता है कि इस पे वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन याद रखिएगा मोटा मोटी वैसे मरीनर तथा मैसेंजर, ये दो जो हैं उपग्रह पृथ्वी से भेजे गए इसके अध्ययन के लिए। ठीक है, मरीनर और मैसेंजर नासा ने भेजा था। ठीक है, किसका अध्ययन करने के लिए, तो बुध का अध्ययन करने के लिए भेजा था। 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था यहाँ से। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये दूसरा सबसे, ठीक है, इसको कह सकते हैं ये दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, ये दूसरा सबसे गर्म, लेकिन थोड़ा सा और इसको डीप, ये सब क्वेश्चन अमूमन नहीं आते हैं, लेकिन डीप जब जाना चाहे एग्जामिनर, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूछ सकता है कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो आंसर होगा यही, यानी कि यह ग्रह जो है सर्वाधिक गर्म तो नहीं है, तापांतर वाला ग्रह है। तापांतर का मतलब ये समझ लीजिए कि इसका जो दिन का टेम्परेचर है दोस्तों, वो दिन का जो टेम्परेचर इसका रहता है लगभग 427 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका दिन का तापमान जो है 427 डिग्री सेंटीग्रेड। रात का तापमान, तो रात का जो तापमान होता है लगभग मान लीजिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है माइनस में। ठीक है, अब मैं कहूँ इनका डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 427 माइनस ले लीजिए दूसरा वाला टेम्परेचर, दूसरा है 170, तो बराबर क्या हो जाएगा 427
प्लस 173 मान लीजिए तो और आसान हो जाएगा, ठीक है, लगभग उतना ही 173 ले लीजिए तो ये आसानी से जुड़ जाएगा। तो 7 3 10, ठीक है, 7 2 9 1 10 और 4 1 5 1 6, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 427 500 600। यानी कि ये टेम्परेचर डिफरेंस में, तापांतर में, जैसे मैं कहूँ और इजी कर देते हैं इसको, मैं कहूँ पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान कितना होता है, यानी पृथ्वी पर अगर कहीं पाया गया है जहां पर प्रैक्टिकली किसी जगह पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो दोस्तों 2015 से पहले था जो जगह वो लीबिया में था जिसका नाम था अल अजीजिया। तो अल अजीजिया था, उसके बाद 2015 में एक जगह टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, उसका नाम है आपका मृत घाटी, ठीक है, कैलिफोर्निया में, यूएसए में मृत घाटी, वहाँ टेम्परेचर उससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था। चलिए मान लिया कि वहाँ टेम्परेचर 58 डिग्री, 60 मान लीजिए, छोड़िए 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अधिकतम तापमान हो गया पृथ्वी का। हम पूछे न्यूनतम तापमान कितना है, तो न्यूनतम जो तापमान है वो पृथ्वी पर है -80 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए, ठीक है। कहाँ पे है, तो बार्खोयांस्क रशिया में है जो नॉर्थ पोल के करीब है, वहाँ पे भी है। बाकी आप दक्षिण में जाएंगे अंटार्कटिका में तो वहाँ भी जो है सबसे कम टेम्परेचर मान लीजिए, ठीक है। ये पीसीएस का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो बार्खोयांस्क जो है रिकॉर्डेड है सबसे कम टेम्परेचर। मैं कहूँगा कि यार ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे 60 में से घटा दीजिए, अंतर ही की बात है, 80 को घटाएंगे, लेकिन 80 क्या है यहाँ माइनस है पहले से, तो ये क्या हो जाएगा 60 + 180, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तापांतर है, ये टेम्परेचर नहीं है कि पृथ्वी का इतना टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है कि अधिकतम और न्यूनतम में घटाएंगे या तो हमें ये टेम्परेचर मिलेगा। तो जैसे पृथ्वी का 240 है उसी तरीके से बुध का जो है 600 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा बुध था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बुध के बाद जो है आप जानते होंगे कि दूसरा ग्रह जो है वो शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है शुक्र, यानी कि वीनस। जो शुक्र ग्रह है, अब आते हैं थोड़ा सा, पहले तो क्वेश्चन क्या आता है भाई, जाहिर से देखिए एक ग्रह आते हैं, कुछ फैक्ट आ जाते हैं। सबसे पहले तो इसके फैक्ट जान लेते हैं। ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है, यानी ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। एक एक करके हम बताएंगे क्यों ऐसा कहा जाता है। तीसरा जो फैक्ट है, इससे जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि यह क्या है, तो सबसे चमकीला ग्रह, ठीक, एक एक करके बताएंगे इसमें। सबसे, इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है, इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बारे में, देखिए इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, ठीक है, कोई इसका सैटेलाइट नहीं है, जिस चंद्रमा नहीं है जो इसके चारों चक्कर लगाए। नेक्स्ट है, इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि ये बताइए कौन से दो ग्रह हैं जिसपे सूर्योदय यानी सनराइज जो होता है वो पश्चिम में या वेस्ट में होता है, और जो सनसेट होता है यानी सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व में होता है। तो पहला जो ग्रह मैं बता रहा हूँ शुक्र, दूसरा आपको कमेंट में बताना है कि वो दूसरा ग्रह कौन सा है। तो ये क्या होता है, अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम घूमता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अपने एक्सिस पे ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, इसका मतलब यहां सूर्योदय होगा पश्चिम में और सूर्यास्त कहां होगा,
सूर्यास्त होगा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं जो हमने आपको लिखा है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये आपके क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आते हैं अब एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं कि यह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों गर्म ग्रह की अगर मैं बात करूं कि गर्म ग्रह क्यों है, तो सवाल ये है, आपको कुछ इसको इजी समझते हैं कि क्यों ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह हो गया, इसको थोड़ा सा आपको बताते हैं। मैं कहूँ कि वैश्विक तापन आप सुने होंगे नाम, बहुत आजकल ग्लोबल वार्मिंग नाम बहुत चल रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोई गैस जिम्मेदार ठहराई जाती है? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो देखें, आपने कहा कि क्या है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कहते क्या है हम लोग, तो हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। आप कहते हैं तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसके बाद कौन है, इसके बाद जो है आपका या इसके अलावा जो आता है CH4 है यानी मीथेन है। इसके बाद कौन, इसके अलावा कौन है, तो इसके अलावा जल वाष्प है यानी कि H2O है। ठीक है, इसके अलावा भी है तो नाइट्रस के ऑक्साइड्स हैं। ये सब के सब जो है ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, पहले तो ये ग्रीन हाउस याद रखिएगा, हम इससे धीरे धीरे बढ़ेंगे कि इसका प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे पृथ्वी पे। तो ये तो हो गए भाई ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है, आते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। ये इन्वायरमेंट का पोर्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के सिनेरियो में क्वेश्चन जरूर आते हैं, कई बार हर एग्जाम में आए हुए हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन से है, उसका इफेक्ट क्या है। अब आते हैं समझते हैं थोड़ी सी चीज़ें। मैं कहूँ कि बताइए, अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, यह हमारी पृथ्वी है, इसमें हम इस जगह से ऊपर जाएं वायुमंडल में, तो प्रत्येक 1 किलोमीटर कह लीजिए या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में क्या होता है, गिरावट होती है। यानी कि जैसे ही हम पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कमी हो जाएगी। अगला 165 जाएंगे फिर 1 डिग्री, अगला 165 जाएंगे 1 डिग्री, फिर यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा इस क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में यानी कि जो पृथ्वी के सबसे नजदीक हैं, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, 165 पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो रहा है। चलिए अब होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर गैसों का एक आवरण है, एक लेयर बना हुआ है ऐसे। तो ये मान लीजिए पृथ्वी का एक लेयर है, गैसों का कोई आवरण है। ठीक है, तो क्या पृथ्वी पे पहाड़ है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो आपने कहा कि भाई चलो ठीक है, मैंने कहा कि पहाड़ ऐसे होगा, इसकी हाइट होगी कुछ, यानी जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ऐसे करते करते हम बढ़ेंगे, मान लीजिए कि हम जो है मोटा मोटी कह लें तो 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 1 किलोमीटर पे 6.5। तो मान लीजिए आप पहाड़ के ऊपर चले गए, आप समझ लीजिए माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर है, आप 6 ही किलोमीटर जाइए। चलिए 6 किलोमीटर आप ऊपर गए, तो आप कहेंगे कि साहब तापमान में कितना कमी हुआ, तो आप कहेंगे जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6.5 कम हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमें 6 गुणे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा वैल्यू बता दीजिएगा, तो 6 पंजे 30, ठीक है, 3 6 36 39 डिग्री सेंटीग्रेड आप कहेंगे तापमान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
लेकिन यहाँ के हम एटमॉस्फेयर को 0 मानेंगे तब माइनस में 139 आएगा। लेकिन हम जहाँ रहते हैं एनटीपी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मान लीजिए नॉर्मल जो टेम्परेचर है हमारे उस एटमॉस्फेयर का वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लीजिए। तो यहाँ जो टेम्परेचर है अगर हमने मान लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से जब हम 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान कितना घट जाएगा, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 से जब जाएंगे कुछ दूरी पे तो 0 हो जाएगा। तो 25 के बाद जो 5 9 5 13 डिग्री होगा, यानी यहाँ पे -13 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, टेम्परेचर होगा पहाड़ के ऊपर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। एक बार और वीडियो आप पॉज करके या बैक करके देख लीजिएगा, इसको फिर से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए बस मोटा मोटी समझिए कि जब हम पृथ्वी के सतह से पहाड़ पे जाते हैं तो तापमान में गिरावट आ जाता है, टेम्परेचर निगेटिव में चला जाता है और इसलिए यहीं पे जम जाता है क्या चीज़, आप कहेंगे कि बर्फ, या इसको हम ग्लेशियर भी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ क्या हो जाता है, बादल होते हैं, पानी होती है, आके जम जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया बर्फ, जिसको सियाचिन ग्लेशियर भी कहा जाता है, आप जानते होंगे, गंगोत्री कहा जाता है, यमुनोत्री, ये सब ग्लेशियर जो बर्फ जो है। क्यों बर्फ जम जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जैसे हम ऊपर जाते हैं कम होता है। ठीक है, अब यहाँ सवाल ये है कि जो आपने कहा कि ग्लेशियर है या जहाँ बर्फ है, हमें वहाँ रहना है, खाना पीना है, तो हम क्या करें साहब, कैसे जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, जिए तो जिए कैसे, बिना खाने पीने के। ठीक है, बाकी के बगैर जी सकते हैं, लेकिन अगर खाना पीना नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे साहब। तो आइए देखते हैं कि फिर वहाँ जिए तो कैसे जिए। तो सबसे पहले हम तो ये कहेंगे कि आप यहीं देख लीजिए, आप देखे होंगे जहाँ नर्सरी पौधारोपण किया जाता है वहाँ पे एक ग्रीन कलर का घर होता है जिसमें पौधे रख दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो पहाड़ होता है इसके ऊपर शीशे का घर बना दिया जाता है। ठीक है, तो जब शीशे का घर बनाया जाता है, इसी घर को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। ठीक है, इस घर को हमने कहा ग्रीन हाउस। चलिए, अब होता क्या है थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसको और डीप चलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, टाइम लगेगा, बिल्कुल आप टाइम दीजिए, एक बार पढ़िए, जिंदगी भर के लिए पढ़िए, फिर ये ना हो कि बार बार आप उस चीज़ को रिवाइज करें। कंसेप्ट बनाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि इस पर मैं सीधे बता देता ग्रीन हाउस गैस, उसका प्रभाव बता देता, खत्म हो जाता। लेकिन मैंने शुरू में कहा है कि मेरे से या मुझसे वही पढ़ें जिनको कंसेप्ट बिल्ड करना है, जो कंसेप्ट के बेसिस पे पढ़ना है में इंटरेस्ट रखते हैं। रटने वाले हैं तो वो बुक ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं नेट पे, और दुनिया भर के पढ़े हुए हैं फैक्ट जो बताने वाले हैं। ठीक है, तो उसके चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो फिर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे जल्दी। ठीक है, तो आते हैं, इस घर को हमने कहा ग्रीन हाउस। देखिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कहेंगे कि सूर्य की जो किरणें आती हैं किस प्रकार से चलती हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई जिस तरीके से ठहरे हुए पानी में कंकर मार दीजिए तो हलचल सी मच जाती है, तो वैसे ही क्या करता है, सूरज भी चलता है। यानी सूरज की तरंग जो है ऐसे चलती हैं, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो ऐसे चल रही है। सवाल ये कि दिखाई तब क्यों सीधी देती हैं, इसलिए कि इनके बीच की दूरियां क्या है, ये जो बीच की इनकी दूरियां हैं ये बहुत कम है। यानी कि तो इन दूरियों को कहते क्या हैं, इन्हीं बीच को। देखिए, सबसे पहले इसको तो हम कहते हैं श्रृंग, और इसको हम कहते हैं गर्त। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रफ, और इसको कहते हैं क्रेस्ट। देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, यहाँ उल्टा भी हो सकता है, ट्रफ या क्रेस्ट में। हिंदी वाला सही है, इंग्लिश में ट्रफ और क्रेस्ट यही शायद है, या इसका। ठीक है, तो ये श्रृंग या गर्त कहते हैं। तो दो श्रृंग, ये श्रृंग और ये श्रृंग, इनके बीच की जो दूरी है, इन्हीं दूरियों को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी इंग्लिश में कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, या फिर दो गर्त के बीच की दूरी या दो श्रृंग के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ कहते हैं। ये वेव लेंथ मान लीजिए कि सपोज करिए, मान लीजिए कि 1000 एंगस्ट्रॉम का है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, इससे एंगस्ट्रॉम से, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, जिससे तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। तो 1000 एंगस्ट्रॉम मान लीजिए। ठीक है, अब होता क्या है, मान लीजिए कि
एक एग्जांपल से समझिए कि एक घर है आपका और उस घर में एक कमरा है जिसमें बाइक के लिए इतना रास्ता है कि जा सकता है और फिर बाइक वापस निकल सकता है उस दरवाजे से। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब उस दरवाजे से बाइक जा सकता है तो जाहिर सी चीज है बाइक ही वापस आएगा। अगर वहां से हम कहें कि नहीं बाइक ले जाएंगे और कार वापस ले आएंगे बना के उसको, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कार बड़ी होगी साइज में, उस दरवाजे से आ नहीं पाएगी। यानी कि जो चीज इंटर करेगा जिस जगह क्षेत्र में, जितनी जगह में, उतना ही रीजन उस स्पेस मिलेगा वापस आने के लिए। तो जब ये तरंग दैर्ध्य क्या करती हैं, इस घर में आती हैं, ग्रीन हाउस घर में आती हैं छोटी तरंग दैर्ध्य, और ये शीशा इसको आने देता है, प्रवेश कर जाते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे होते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे कि सूर्य की ऊर्जा का इसका क्या करते हैं, पौधे उपयोग करते हैं। इसी ऊर्जा से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वो अपना भोजन बनाते हैं, यानी उस सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उससे कुछ भाग ले लेती हैं, ठीक है। और जानते होंगे 10% रूल लिंडमैन ने दिया था कि भाई जो फोटोसिंथेसिस होता है 10% ऊर्जा का अगले में ट्रांसफर होता है, 90% अपने पास रखते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा ही ले लिए, जब ये ऊर्जा इससे कुछ निकाल दी जाती है तो इसका तरंग दैर्ध्य जो पहले था उससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य पहले छोटा था, अब वो तरंग दैर्ध्य बड़ा हो जाता है क्योंकि उससे ऊर्जा निकल गई। अब ये शीशे को, दीवार को कहता है कि भाई अब मुझे जाने दो, बहुत हुआ, ठीक है, अब मुझे घर जाने दो। तो ये कहता है भाई हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं जितना उनका साइज होता है उसी साइज के मेहमान को हम जाने भी देते हैं। ये नहीं कि आए और पेट फुलाए, खाए पिए, मौज किए, उसके बाद से कहने लगे कि नहीं अब हमको जाने दो, ठीक है, याद आ रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तरंग दैर्ध्य जो आता है वही तरंग दैर्ध्य जा पाएगा। जब बड़ा हो गया तो ये शीशा इसको जाने नहीं देता है, तो वापस क्या होगा, ये घूम के इसी में चलाएगा और फिर यहाँ पौधों से टकराएगा और दीवारों से टकराएगा। यानी इसमें विकिरण ऊर्जा क्या हो गई, ट्रैप हो गई, वहीं रुक गई, वहीं रह गई, और अपनी जो ऊर्जा था वो ज्यादातर हिस्सा इसने इस घर को दे दिया, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत निकलेगा भी और ज्यादातर हिस्सा। तो यानी कि अभी मैंने बताया कि यहाँ टेम्परेचर कितना था, -13 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज की किरणों का हमने मैक्सिमम ट्रैप कर लिया तो ये गर्म कर देगा। तो मान लीजिए अंदर का तापमान कितना हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि बाहरी वायुमंडल से अंदर का जो तापमान है वो ज्यादा होगा। इसी प्रभाव को, चूंकि ये घर था, इसी प्रभाव को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, हरित गृह प्रभाव, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो घर था, सिंपल सा टर्म आते हैं, एक लाइन में मुझको बताइए, आप कहेंगे एक लाइन में मुझको बताइए कि मैं किसको कहूँ हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बस इतना समझ लीजिए दोस्तों, किसी जगह का, किसी रीजन का टेम्परेचर किसी जगह से, यानी बाहरी वातावरण से, जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसी प्रभाव को हम कहेंगे हरित गृह प्रभाव। जैसे जाड़े के दिन में हम दरवाजे मैक्सिमम बंद रखते हैं क्योंकि बाहर का तापमान क्या है, कम होता है, अंदर का तापमान क्या होता है, उस बाहर से थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस प्रभाव को हम कहेंगे हरित गृह प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आते हैं कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, गैस इफेक्ट क्या है, इसको भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहेंगे कि वीडियो बहुत काम की भी होगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमारे पृथ्वी की तरफ, जैसे मैंने बताया, चारों तरफ क्या है, गैसों का एक घेरा है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं वायुमंडल, इसको ही तो एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, CO2 का जो हमारा कंसंट्रेशन है पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो 0.03% है पृथ्वी पर। तो जब 0.03% है तो सोचिए कितना प्रभाव हमें गर्म कर रहा है। तो ये CO2 क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, और फिर जब सूर्य की किरणें आती हैं
तो वो आने देता है। पृथ्वी पर हम लोग ऊर्जा लेते हैं सूर्य की विकिरण से, ऊर्जा लेने के बाद अब इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये कहता है हमको जाने दो, ठीक है, कि हमें याद आ रही है किसी की, लेकिन कहता है ये CO2 भाई जो तरंग दैर्ध्य आए थे हम वही तरंग दैर्ध्य तुम्हें जाने भी देंगे, यानी कि वापस ये क्या हो जाता है, वापस पृथ्वी पर लौट के सूर्य की विकिरण चली आती है। और जो पृथ्वी को हीट करना था जितना, मान लीजिए कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना था सपोज करिए, लेकिन ऊर्जा क्या हुई, ट्रैप हो गई, रह गई, तो 2 की जगह ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पृथ्वी गर्म हो गई, यानी कि +2 एक्स्ट्रा हमें एनर्जी मिल रही है। किसकी वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। या और इसी प्रभाव को, यानी कि पृथ्वी का जितना नॉर्मल गर्म होना था उससे कहीं ज्यादा सरप्लस गर्म हो रही है, इसी को हम कहते हैं वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यानी पृथ्वी का गर्म होना, मैंने कहा ना 2 होना था 4 हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा गर्म हो जा रहा है, तो उसको हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। और इसके लिए कौन सी जिम्मेदार है गैसें, तो आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को तो हमने ग्रीन हाउस कहा था। तो इस प्रभाव को, यानी पृथ्वी का गर्म हो जाना, ठीक है, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, इस प्रभाव को कंबाइंडली हम कहते हैं, इस टोटल फेनोमेना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता है, 1-2 बार और वीडियो देखिए, आपका मोबाइल आपका बटन है, फिर से रिवाइंड करिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जहां भी आपको डाउट है आप जाके पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये हो गया ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रह का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। और बढ़ाने में कौन सबसे ज्यादा योगदान करता है, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%, लेकिन जो शुक्र ग्रह है इस पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 96.5 या 97 मान लीजिए % लगभग। तो 96.5% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जितना सूर्य से मान लीजिए रेडिएशन उस ग्रह पे आता है उसका मैक्सिमम पार्ट वो खुद रख लेता है, और ये गर्म जो होता है सबसे ज्यादा हो जाता है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है मिलता तो इसे कम है, लेकिन क्या करता है कि ये उससे ज्यादा गर्म हो जाता है, और इसके गर्म होने की वजह से इसका तापमान पहुंच जाता है लगभग 470 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 470 डिग्री सेंटीग्रेड इसके दिन का तापमान इसका जो तापमान होता है, ठीक है, दिन का, वो हो जाता है 470 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से ये क्या होता है, सबसे गर्म ग्रह है। और जाहिर सी चीज है, जब गर्म होगा कोई चीज, हीट करेगा कोई चीज, तो वो चमकने लगेगा। इसीलिए क्या है, ये ग्रह जो शुक्र है ये सबसे ज्यादा चमकीला हो जाता है, क्योंकि क्या है, ये सबसे ज्यादा गर्म है। अच्छा, अब ये होता क्या है कि जब सूर्य उदय हो यानी मॉर्निंग हो, तो देखेंगे आप कि आसमान में जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारे की तरह दिखाई देगा, समझ लीजिएगा शुक्र है वो। या सूर्यास्त जब हो जाए उसके बाद से आसमान में देखिए जो भी सबसे बड़ा आपको बॉडी दिखे चांद के बाद, ठीक है, सितारों के बीच में है ना, तो सितारों के बीच में एक बड़ा सा सितारा दिखाई देगा चमकता हुआ, ठीक है, वही ग्रह होगा सूर्य, इसी शुक्र। इसीलिए इसको हम कहते हैं भोर या सांझ का तारा भी, ठीक है। अब ये आकार में होता क्या है कि जुड़वा किसको कहते हैं भाई, आकार में सेम होना चाहिए। तो ये आकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए जो है ये इसको कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी। तो ये दोस्तों था आपके कुछ फैक्ट्स थे। लास्ट इसका फैक्ट एक जोड़ दें और थोड़ा सा, ठीक है, जो लास्ट इसका फैक्ट है उसका ये है कि ये अपने अक्ष पे या अपने अक्ष पे, एक्सिस पे सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, ठीक है। अभी बताया था घूर्णन से दिन और रात होता है, तो इसका जो एक दिन होता है वो होता है 243 पृथ्वी का दिन, ठीक है। पृथ्वी का 243 दिन गुजर जाएगा, तब वहां एक चक्कर वो अपने अक्ष पे घूम के आएगा। एक वर्ष इसका कितना होता है, एक वर्ष का मतलब
वह जहां से चला, ठीक है, और घूमकर सूर्य का चक्कर लगा के वापस उसी जगह पर आ गया। तो इसका एक वर्ष होता है लगभग 225 दिन का, ठीक है। तो ये दिन किसका है, तो याद रखिएगा हमेशा, ये दिन हमेशा पृथ्वी का होगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल इनको आप याद रखना है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी और मंगल, ये जो टेरेस्ट्रियल जो प्लेनेट है, आंतरिक ग्रह के बारे में बात करेंगे इसके आगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।